स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की विचारों की गहराइयों में जा रहे हैं जो वाकई सोचने का नजरिया बदलने की ताकत रखती है। ये किताब है इचिरो किशिमी और फुमित कोगा की द करेज टू बी डिसलाइक्ड, यानी नापसंद होने का साहस। हमारे पास इसका एक विस्तृत हिंदी सारांश है जो एल्फ्रेड एडलर के मनोविज्ञान पर आधारित है और इसकी शैली भी दिलचस्प है। एक नौजवान और एक दार्शनिक के बीच की बातचीत। नौजवान कुछ उलझा हुआ है, दुनिया से थोड़ा निराश सा, और दार्शनिक उसे एक बिल्कुल अलग राह दिखा रहा है। तो आज हम इसी सारांश से एडलेरियन मनोविज्ञान के उन खास विचारों को समझने की कोशिश करेंगे, वो विचार जो हमें अपनी जिंदगी, कह सकते हैं अपनी शर्तों पर जीने की हिम्मत दे सकते हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने के एक अलग तरीके की झलक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पड़ताल को। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये किताब जैसा सारांश बताता है, एक संवाद है। एक परेशान युवा और एक शांत दार्शनिक। युवा मानता है कि भाई हालात बदलना मुश्किल है, दुनिया शायद थोड़ी अनुचित है, और यही दार्शनिक का नजरिया वो एकदम क्रांतिकारी लगता है। वो कहते हैं कि बदलाव पूरी तरह मुमकिन है, बस अपनी सोच बदलकर। यही तो एडलेरियन मनोविज्ञान का सार है। ये धारणा कि हमारी बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हम उन परिस्थितियों को कैसे देखते हैं, हम कैसे चुनते हैं, वही हमारी हकीकत बनाता है। ये शक्ति बाहर नहीं, हमारे अंदर है। बिल्कुल। और पहला बड़ा विचार जो सामने आता है वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है कि अतीत नहीं, वर्तमान महत्वपूर्ण है। मतलब सारांश कहता है कि हम आज जो हैं वो अतीत की वजह से नहीं है, बल्कि हम भविष्य में कैसा जीना चाहते हैं उस लक्ष्य की वजह से हैं। यहाँ तक कि सारांश में ये भी कहा गया है कि ट्रॉमा को बहाना बनाना छोड़ना होगा। ये बात सुनने में थोड़ी सीधी है, शायद कुछ लोगों को कठोर भी लग सकती है। अतीत के अनुभव तो हमें प्रभावित करते ही है ना। हाँ, ये विचार थोड़ा झकझोरने वाला जरूर है, पर देखिए, एडलर ये नहीं कह रहे हैं कि अतीत के बुरे अनुभव या दर्द मायने नहीं रखते या वो सही नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनका कहना है कि वो अनुभव हमें परिभाषित नहीं करते, मतलब हमें बांध कर नहीं रखते। असली ताकत हमारे वर्तमान निर्णयों और लक्ष्यों में है। मिसाल के तौर पर सोचिए, आपके पास कुछ ईंटें हैं। ये आपका अतीत या अनुभव हो सकता है। अब आप उन ईंटों से दीवार बना सकते हैं, किसी पर फेंक सकते हैं, या उनसे घर की नींव डाल सकते हैं। ईंट वही है, लेकिन उसका इस्तेमाल आपका वर्तमान लक्ष्य तय करता है। एडलर इसे लक्ष्यों मुक्ता कहते हैं। टेलियोलॉजी मतलब हमारा व्यवहार अतीत के कारणों से खिंचने के बजाय भविष्य के लक्ष्यों की तरफ बढ़ता है। ये एक तरह से अपने जीवन की कहानी का लेखक खुद बनने का न्योता है, न कि सिर्फ अतीत का लिखा हुआ किरदार बने रहने का। अच्छा, तो मतलब ये है कि अतीत हमें जानकारी देता है, अनुभव देता है, लेकिन हमारे जीवन की दिशा वो हमारे आज के चुनाव और भविष्य के लक्ष्य तय करते हैं। ये वाकई जिम्मेदारी लेने वाली बात है, और जैसा आप कह रहे हैं, ये जिम्मेदारी सिर्फ अपने अतीत को लेकर नहीं है, बल्कि हमारे आज के रिश्तों को लेकर भी है। यही दूसरा अहम विचार आता है। हर समस्या किसी ना किसी रूप में रिश्तों की समस्या है। सारांश कहता है कि जीवन की ज्यादातर मुश्किलें, चाहे वो आलोचना का डर हो, गुस्सा हो, दूसरों से जलन हो, ये सब सामाजिक रिश्तों की उलझनों से ही पैदा होती हैं। लेकिन क्या वाकई हर समस्या, जैसे सेहत की या पैसों की दिक्कतें, क्या वो भी? हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प नुक्ता है। देखिए, जब एडलर कहते हैं हर समस्या, तो उनका मतलब ये नहीं कि बीमारी या गरीबी जैसी चीजें हैं ही नहीं। उनका मतलब है कि इन चीजों का असर हम पर कैसा पड़ता है, हमारी खुशी या दुख उनसे कैसे जुड़ता है। वो अक्सर हमारे सामाजिक ताने बाने और रिश्तों पर निर्भर करता है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, हम अकेले नहीं जीते। हमारी असुरक्षाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी हीन भावनाएं या श्रेष्ठता की भावनाएं, ये सब अक्सर दूसरों के संदर्भ में ही तो पनपती हैं। सोचिए, अगर कोई दुनिया में अकेला हो, तो क्या शर्म या अकेलापन या दूसरों से बेहतर होने की भावना का कोई मतलब रह जाएगा? शायद नहीं। इसलिए एडलर मानते हैं कि जब हम रिश्तों की गुत्थियां सुलझा लेते हैं, जैसे दूसरों से मान्यता पाने की जबरदस्त इच्छा या हर बात में मुकाबला करने की आदत, तो जीवन की कई तथाकथित व्यक्तिगत समस्याएं भी हल्की लगने लगती हैं। ये व्यक्तिगत परेशानियों को एक बड़े सामाजिक दायरे में रखकर देखने का तरीका है। हाँ, ये बात सोचने लायक है। हमारी अंदरूनी कश्मकश भी कहीं ना कहीं बाहर के लोगों से जुड़ी होती है, और शायद इसी समझ से तीसरा विचार निकलता है, खुद को स्वीकार करें, सेल्फ एक्सेप्टेंस। आप जैसे हैं वैसे ही काफी हैं। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें।
क्योंकि हर किसी का रास्ता, हर किसी की कहानी अलग है। ये सुनने में कितना आसान लगता है, पर आज के ज़माने में करना शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक है। खासकर जब सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पहलू दिखा रहा हो। बिल्कुल, और आत्मस्वीकृति एडलरियन मनोविज्ञान का एक बेहद जरूरी हिस्सा है, पर इसे सही समझना जरूरी है। आत्मस्वीकृति का मतलब ये नहीं कि कोई कहे मैं जैसा हूं ठीक हूं, अब कुछ बदलने की जरूरत नहीं। ये निष्क्रियता नहीं है। इसका मतलब है अपनी मौजूदा हकीकत को बिना लाग लपेट के देखना, अपनी ताकतों को भी और अपनी कमियों को भी। एडलर कहते हैं कि अगर आप 100 में से 60 नंबर पर हैं तो ये स्वीकार करें कि आप 60 पर हैं। ये नहीं कि झूठा दिलासा दें कि मैं तो 100 हूं, या निराश हो जाएं कि मैं सिर्फ 60 हूं। 60 को स्वीकार करके आप ये सोच सकते हैं कि 61 या 65 तक कैसे पहुंचूं। अगर आप उड़ नहीं सकते तो इस सच्चाई को स्वीकार करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप चलना या दौड़ना बंद कर दें। आत्मस्वीकृति का मतलब है जो बदला जा सकता है उसे बदलने का साहस रखना, और जो नहीं बदला जा सकता उसे शांति से स्वीकार करना। तुलना करना हमेशा दुख देगा, क्योंकि आप किसी और के जूते पहनकर नहीं चल सकते। उनके संसाधन, उनकी परिस्थितियां, उनके लक्ष्य आपसे अलग हैं। आत्मस्वीकृति का ध्यान आपकी अपनी यात्रा पर होता है, दूसरों की दौड़ पर नहीं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है कि स्वीकृति का मतलब ठहराव नहीं, बल्कि एक सही शुरुआत है। और शायद इसी स्वीकृति से वो हिम्मत आती है जिसका जिक्र किताब के शीर्षक में है। यहीं से हम चौथे और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण विचार पर आते हैं। स्वतंत्रता का असली मतलब है नापसंद होने का साहस रखना। सारांश कहता है कि हम सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में, सबको खुश रखने की चाहत में अपनी असली पहचान और अपनी आज़ादी खो देते हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई आपको पसंद करे, और ये ठीक है। ये कहना आसान है, लेकिन सामाजिक प्राणी होने के नाते दूसरों की मान्यता की चाहत तो बहुत गहरी होती है। इससे कैसे निपटा जाए? सही कहा, ये एडलर के विचारों का मर्म है, नापसंद होने का साहस। सच्ची आज़ादी तब मिलती है जब हम दूसरों की उम्मीदों, उनके फैसलों और उनकी राय के गुलाम नहीं रहते। एडलर यहाँ एक बहुत काम का सिद्धांत बताते हैं, कार्यों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ टास्क्स। इसका सीधा सा मतलब है ये समझना कि कौन सा काम या जिम्मेदारी आपकी है और कौन सी दूसरे की। उदाहरण के लिए, पढ़ाई करना बच्चे का काम है। उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करना या संसाधन देना माता पिता का काम हो सकता है, लेकिन जबरदस्ती पढ़ाना या उसके नतीजों जैसे मार्क्स लाना को अपना काम मान लेना, ये दूसरों के काम में दखल देना है। इसी तरह अपनी बात शांति से, ईमानदारी से कहना आपका काम है, लेकिन सामने वाला आपकी बात सुनकर क्या सोचता है, सहमत होता है या नहीं, आपको पसंद करता है या नहीं, ये उसका काम है, आपकी जिम्मेदारी नहीं। जब हम दूसरों के कामों का बोझ अपने सिर ले लेते हैं, जैसे उसे मेरी बात अच्छी लगनी ही चाहिए, या अपनी जिम्मेदारियों का नियंत्रण दूसरों को दे देते हैं, जैसे अगर लोग मेरी आलोचना करेंगे तो मैं ये काम नहीं करूंगा, तो हम अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। ये खुद से पूछने वाला सवाल है, क्या दूसरों की पसंद नापसंद, उनकी मान्यता मेरे अपने मूल्यों और मन की शांति से ज्यादा जरूरी है? एडलर का जवाब है नहीं। कार्यों का पृथक्करण, वाह! ये विचार तो रिश्तों में बहुत सारी गलतफहमियों और तनाव कम कर सकता है। ये समझना कि मैं सिर्फ अपने कर्मों और इरादों के लिए जिम्मेदार हूँ, दूसरों की प्रतिक्रियाओं के लिए नहीं, ये वाकई आज़ादी देने वाला एहसास है। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, अगर हम दूसरों की राय की इतनी परवाह ना करें, तो क्या हम स्वार्थी या समाज से कटे हुए नहीं हो जाएंगे? यहीं पर पांचवां विचार आता है, जो थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है। जीवन का असली मकसद है दूसरों के लिए योगदान देना। खुद को दुनिया का केंद्र समझना छोड़ें और समाज में, समुदाय में अपना योगदान देकर असली खुशी और सार्थकता पाएं। एक तरफ अपनी आज़ादी और नापसंद होने का साहस, दूसरी तरफ समाज में योगदान। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चलती हैं? ये विरोधाभास नहीं है, बल्कि गहरा संतुलन है। एडलर इसे सामुदायिक भावना या सामाजिक रुचि कहते हैं, कम्युनिटी फीलिंग और सोशल इंटरेस्ट। सच्ची स्वतंत्रता का मतलब दुनिया से कट जाना या सिर्फ अपने बारे में सोचना नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता तो तब है जब आप अपनी शर्तों पर अपनी मर्जी से इस बड़े समुदाय का हिस्सा बनकर उसमें कुछ जोड़ते हैं। जब हम सिर्फ अपनी ज़रूरतों और अपनी चिंताओं से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई या किसी बड़े लक्ष्य के लिए कुछ करते हैं, तो हमें अपनेपन और सार्थकता का गहरा एहसास होता है, बिलोंगिंग और मीनिंग का। ये योगदान कुछ भी हो सकता है।
अपने काम को ईमानदारी से करना, किसी की ज़रूरत में मदद करना, अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे रिश्ते निभाना। ये एहसास कि मैं इस दुनिया में किसी काम का हूँ, मेरा यहाँ होना मायने रखता है, ये हमें अलगाव और निरर्थकता की भावनाओं से बचाता है। दूसरों की सेवा या योगदान से हमें अपनी कीमत महसूस होती है, लेकिन ये कीमत दूसरों की तारीफ पर निर्भर नहीं होती, ये अंदर से आती है। तो स्वतंत्रता का मतलब अलगाव नहीं, बल्कि एक स्वस्थ जुड़ाव है, जहां आप अपनी पहचान बनाए रखते हुए भी समुदाय का हिस्सा बनते हैं और उसमें योगदान करते हैं। तो ये पांचों विचार, अतीत के बजाय वर्तमान और भविष्य पर ध्यान देना, रिश्तों की अहमियत समझना, खुद को स्वीकार करना, दूसरों की राय से आज़ाद होना और समाज में योगदान देना, ये सब मिलकर एक ज्यादा संतुलित, ज्यादा सार्थक और शायद ज्यादा खुशहाल जिंदगी का नक्शा बनाते हैं। ये ऐसा है जैसे जीवन जीने के लिए एक नया नजरिया मिल गया हो। बिल्कुल, ये एक ऐसी जीवन दृष्टि है जो हमें ड्राइवर की सीट पर बिठाती है कि हम परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपने अनुभवों को अर्थ देने वाले निर्माता हैं। हम बाहरी ताकतों या लोगों की राय के रहमोकरम पर नहीं हैं, बल्कि अपने चुने हुए लक्ष्यों और मूल्यों के अनुसार जीने के लिए स्वतंत्र हैं। शर्त बस इतनी है कि हमें इसकी जिम्मेदारी लेने और कभी कभी दूसरों की उम्मीदों पर खरा ना उतरने, यानी नापसंद होने का साहस जुटा पाएं। ये यकीनन हमें सोचने पर मजबूर करता है। कुछ विचार जैसे कि हम अपने दुखों का कारण खुद चुनते हैं या ट्रॉमा हमें परिभाषित नहीं करता, इन्हें पचाना आसान नहीं। ये हमारी आम सोच से काफी अलग है। हाँ, ये विचार इसलिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि ये हमें हमारे आराम के दायरे से बाहर निकालते हैं। बहाने बनाना छोड़ना और पूरी जिम्मेदारी लेना आसान नहीं होता। मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि मेरे साथ अतीत में ऐसा हुआ था। कहना शायद ज़्यादा आसान है, बजाय ये कहने के कि अतीत में जो हुआ सो हुआ, अब मैं क्या करना चुनता हूं। लेकिन एडलर का मानना था कि इसी जिम्मेदारी को अपनाने में ही सच्ची आज़ादी और खुशी छिपी है। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी भावनाएं और व्यवहार हमारे अपने निर्णयों और व्याख्याओं का नतीजा हैं, न कि सिर्फ बाहरी परिस्थितियों का, तभी हम उन्हें बदलने की ताकत पाते हैं। और वो कार्यों का पृथक्करण वाली बात भी, ये समझना कि क्या मेरे नियंत्रण में है और क्या नहीं, खासकर रिश्तों में, ये वाकई बहुत सारी गैर जरूरी चिंता और तनाव कम कर सकता है। हम अक्सर दूसरों को बदलने या उनकी सोच नियंत्रित करने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। निश्चित रूप से ये हमें दूसरों के जीवन में अनावश्यक दखलंदाजी से बचाता है और अपना ध्यान खुद पर और अपने हिस्से के कामों पर केंद्रित करने में मदद करता है। ये रिश्तों में एक तरह का सम्मान और स्पष्टता लाता है। हम दूसरों की सीमाओं का सम्मान करते हैं और अपनी सीमाओं का भी। ये टकराव कम करता है और समझ बढ़ाता है। तो आज हमने द करेज टू बी डिसलाइक्ड केस हिंदी सारांश के जरिए एडलरियन मनोविज्ञान के कुछ बेहद अहम सिद्धांतों पर बात की। मुख्य बातें रहीं वर्तमान और लक्ष्यों पर ध्यान, हर समस्या का कहीं न कहीं रिश्तों से जुड़ा होना, आत्मस्वीकृति का सही मतलब, नापसंद होने का साहस और सच्ची स्वतंत्रता, और अंत में समुदाय में योगदान देकर सार्थकता पाना। बिल्कुल, ये विचार हमें चुनौती देते हैं कि हम अपने जीवन की नाव के खेवनहार खुद बने। अपनी खुशी की चाबी बाहरी परिस्थितियों या दूसरों की जेब में रखने के बजाय अपनी सोच, अपने चुनाव और अपने कामों में ढूंढे। और याद रखें, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक अलग तरीका है जिसे लगातार अभ्यास में लाना होता है। बिल्कुल सही कहा। तो आज की इस गहरी बातचीत के बाद एक सवाल जो शायद हम सबके मन में घूमता रह जाए, अगर आज किसी एक चीज में नापसंद होने का साहस दिखाना हो, अपनी सच्ची राय रखने में, किसी गैर जरूरी उम्मीद को ना कहने में, या अपने किसी फैसले पर टिके रहने में, तो वो कौन सी चीज होगी और क्यों? इस पर सोचिएगा जरूर।